नमस्कार साथियों, मैंने आपसे कहा था कि शाम को मैं आपके साथ जुड़ूँगा इस बात पर चर्चा करने के लिए कि क्या महाराष्ट्र में लोकतंत्र जीवित है या महाराष्ट्र में अब फासीवादी राज स्थापित हो चुका है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपने देखा होगा लगातार 2014 के बाद एक इंटॉलरेंस जीवी नाम के परजीवी बहुत एक्टिव हुए हैं और लगातार एक्टिव रहे हैं और साल दर साल वो कभी अवार्ड वापसी जीवी बनकर, कभी प्लैकार्ड जीवी बनकर, कभी नॉट इन माय नेम जीवी बनकर, कभी लेटर जीवी बनकर, ये तमाम लोग एक ही बात उठाते आए हैं कि लोकतंत्र 2014 के बाद भारत में खत्म होता जा रहा है। बोलने की आज़ादी नहीं बची है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर लगातार हमला हो रहा है। हाल ही में भी जब दिशा रवि को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड में भेजा तो उन्होंने कहा कि ये तो डिसेंट की आवाज़ का गला घोटा जा रहा है। अब जो लोग लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, बोलने की आज़ादी को लेकर इतने चिंतित है, ज़ाहिर-सी बात है कि आज की जो बातें हुई हैं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए और आई ही होगी। दरअसल बात किस बात की कर रहा हूँ? नाना पटोले। नाना पटोले कौन हैं? नाना पटोले कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। वो उनके प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र कांग्रेस के। अभी-अभी उनको कांग्रेस पार्टी या ये यूँ कह सकते हैं गांधी परिवार ने उनकी ताजपोशी करके उन्हें महाराष्ट्र के कांग्रेस यूनिट का अध्यक्ष बनाया है। नाना पटोले वैसे भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, उनको इम्पोर्ट करके कांग्रेस पार्टी में लाया गया, फिर उनको स्पीकर बनाया गया। वो बड़े करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद अब वो आज महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और आज उनका एक बयान ये आया है फ्यूल प्राइस हाइक को लेकर वो बातें कह रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इन लोगों ने अपनी बात इस पर क्यों नहीं रखी है जो पहले रखा करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ है कि वो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से सवाल पूछ सकते हैं कि आप तब बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? पर बोलते-बोलते उन्होंने ये भी कह दिया कि यदि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन इस विषय पर ट्वीट नहीं करेंगे और अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो वो उनकी फ़िल्मों को महाराष्ट्र में शूट नहीं होने देंगे, ना रिलीज़ होने देंगे। तो आप समझिए इस बात को, अगर वो ये केवल कहते कि आपने ट्वीट नहीं किया, आप एक अवसरवादी हैं, आप मौकापरस्त हैं, तब तो ठीक बात थी। पर उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र की सरकार का वो हवाला दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का हवाला दे रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है। हम उनकी फ़िल्मों को वहाँ पर ना शूट होने देंगे, ना रिलीज़ होने देंगे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, ये पहली बार तो नहीं है कि महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की सरकार के 3 पहियों का ऐसा रवैया देखने मिला हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कंगना रनौत ने कुछ बातें रखी महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, तो किस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, उन पर आदेश पारित करना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली एकदम गलत मूव था, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनके उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। आपने देखा होगा किस तरीके से नेवी के एक सीनियर सिटीजन को, नेवी से जो एक वेटरन थे, उनको सरेआम पीटा गया शिव सैनिकों के द्वारा। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक और व्यक्ति के मुँह पर काली पोत दी गई क्योंकि वो सरकार पर सवाल उठा रहे थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो भी सरकार की वाहवाही करता है वो तो ठीक है, पर अगर सरकार की वाहवाही नहीं करता है, अगर वो देश के साथ भी खड़ा है, नेशनलिस्ट लाइन पर भी खड़ा है, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे लता मंगेशकर, तो उन पर भी कार्रवाई और एक्शन और प्रोब हो जाता है। और अब सचिन तेंदुलकर और लता दीदी के बाद अब कांग्रेस पार्टी खुलेआम धमकी दे रही है एक तरीके से महाराष्ट्र में खुलेआम ये गुंडागर्दी जो लगता था कि सिर्फ शिव सैनिकों का ही एक लेगेसी है, अब कांग्रेस पार्टी भी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। कह रही है कि हम फिल्में रिलीज़ नहीं होने देंगे, हम उनकी फिल्में बनने नहीं देंगे। अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बोलने की आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र के साथ मैच होता है, मर्ज होता है या ये बोलने की अधिकार और बोलने की आज़ादी के खिलाफ? क्या राहुल गांधी नाना पटोले पर कार्रवाई करेंगे? क्या राहुल गांधी नाना पटोले और महाराष्ट्र की सरकार का जो लगातार रवैया रहा है इंटॉलरेंस वाला, उस पर कुछ बोलने की ज़हमत करेंगे? क्या महाराष्ट्र में जो लगातार लोगों पर हमले होते हैं, अगर वो सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दें, तो उनके ऊपर जो लगातार हमले होते हैं, उस पर अभी तक जो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत उपदेश देने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वो आज तक उस पर क्यों नहीं बोल पाए? क्यों कोई अवार्ड वापस नहीं हो पा रहे हैं? क्यों कोई
पत्र नहीं लिख पा रहा है और कह रहा है कि महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। क्या इतना डर का माहौल है कि वो अपनी आवाज को बोल बता नहीं पाएंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे? सवाल ये भी पैदा होता है कि हाल ही के दिनों में जब योगी आदित्यनाथ ने बात की थी कि वो नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करना चाह रहे हैं, तब कांग्रेस, शिवसेना के कई नेताओं ने, एनसीपी के कई महाराष्ट्र के नेताओं ने ये आपत्ति जताई कि क्यों हमारा बॉलीवुड आप नोएडा ले जाना चाहते हैं? तो क्या अगर इस तरीके की धमकी दी जाएगी फिल्म स्टार्स को, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, तो क्या महाराष्ट्र की सरकार ही एक तरीके से वहां के फिल्म स्टार्स और सुपरस्टार्स को नोएडा जाने पर मजबूर नहीं कर रही? सवाल ये भी पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी का तो ये पुराना इतिहास रहा है, इमरजेंसी जीवी है। इमरजेंसी के दौरान भी किस तरीके से लोगों की आवाज को दबाया गया, किस तरीके से उन्होंने इनटॉलरेंस दिखाई दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू पर, वो तो सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण है। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान ही किशोर कुमार ने जब इमरजेंसी का विरोध किया तो उनके मूवीज और उनके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये याद होगा, शाह कमीशन की रिपोर्ट भी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने किस्सा कुर्सी का, आंधी जैसी फिल्मों पर बैन लगा दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बता सकता हूं, जिन्होंने जादू की कुर्सी नाम का एक प्ले था, उस पर भी बैन लगा दिया था। नथुराम गोडसे का भी एक के जिंदगी पर एक प्ले बना था, उस पर भी बैन लगा दिया था। कई सारी किताबें हैं, कई सारे बुक्स है, कई सारे प्लेज है, कई सारे मूवीज है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बैन कर दिया। इसके अलावा जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी तो आपने देखा कि किस तरीके का रवैया रहा। तो ये कांग्रेस पार्टी जो आज लोकतंत्र की बात करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसेंट की बात करती है, जब ओपन थ्रेट दिया जा रहा है महाराष्ट्र में दो सबसे बड़े कलाकारों को, जब केसेस किए जा रहे हैं भारत रत्न पर, तब राहुल गांधी और उनकी जो डेमोक्रेसी वाली मंडली है वो क्यों नहीं बोल पा रही है? बोलने की आजादी की जो वकालत करने वाली मंडली है वो क्यों नहीं बोल पा रही है? सवाल ये भी पैदा होता है। कांग्रेस का तो लंबा इतिहास है आवाज को दबाने का। हजारों लोगों पर जब खुद ने सेडिशन का केस लगा दिया था 2012 में कुडनकुलम में, तब तो ठीक था, तब वो सेडिशन लगाना जायज था। जब असीम त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट को जेल भेज दिया था सेडिशन के नाम पर, तब वो भी जायज था। और जब कोई और टूल किट बनाता है खालिस्तानियों की मदद से और उस पूरी साजिश पर सेडिशन का केस लगता है और कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, तब तो वो सेडिशन के ऊपर बोलते हैं कि ये डिसेंटर्स है, देशद्रोही नहीं है। जब खुद एक्टिविस्ट को अर्बन नक्सल बोलकर जेल में भेज देते हैं, वर्नॉन गोंजाल्वेस हो, उसके अलावा वरावरा राव हो, तब तो वो अर्बन नक्सली कहलाते हैं। और अर्बन नक्सली का शब्द कांग्रेस की सरकार ने जड़ा था 2013 में। और जब वही षड्यंत्रकारियों को इस सरकार के दौरान कोर्ट ने जेल भेज दिया क्योंकि वो आज भी षड्यंत्र रच रहे थे, माओइज्म और नक्सलिज्म को फैला रहे थे, वो आतंकी हमला करना चाह रहे थे, ऐसी साजिश का खुलासा हुआ, तब वही लोग अब अर्बन नक्सली नहीं बल्कि एनजीओ बन चुके हैं, डिसेंटर बन चुके हैं। जब देश के विरोध में नारे लगते हैं जेएनयू में और अफजल गुरु की शहादत मनाने के लिए लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट हम शर्मिंदा है, अफजल के कातिल आज भी जिंदा है, हर घर से अफजल निकलेगा, देश के टुकड़े टुकड़े होने के बयान किए जाते हैं। और जब उन लोगों पर कार्रवाई होती है तो उन लोगों को बचाने के लिए डिसेंटर बताकर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। अगर वो डिसेंटर है जो देश के विरोध में बोलते हैं और जो देश के लिए बोलते हैं, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, उनके ऊपर तो कार्रवाई कर देती है, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनकी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। तो असलियत में इंटॉलरेंस जीवी कौन है? असलियत में इमरजेंसी जीवी का उदाहरण किसके सामने आ रहा है? असलियत में लोकतंत्र का गला कौन से पार्ट में घोटा जा रहा है देश के? कौन से हिस्से में लोकतंत्र खत्म होती जा रही है? पर जो लोग नरेंद्र मोदी को फैसिस्ट और हिटलर कहते हैं, हर रोज रात को डिबेट में बैठ बैठ कर, वो लोग महाराष्ट्र की सरकार के और महाराष्ट्र के तीनों अंगों की इस रवैये पर क्या स्टैंड लेंगे? क्या ऐसी खुली धमकी देना महाराष्ट्र में ये जायज है? ये बोलने की आजादी है? क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाता है? क्या ये संवैधानिक है ये धमकी? तो इस पर क्यों कोई जवाब नहीं आता, ये समझ के परे है। जो तथाकथित लोग बोलने की आजादी पर बड़े-बड़े लेक्चर और ज्ञान देते हैं, जो लेख लिखते हैं विदेशी अखबारों में, वो अब क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे को वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम कहेंगे? और उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर?
क्या वो नहीं चाहते अमिताभ बच्चन की फ़िल्में बने मुंबई में? क्या वो नहीं चाहते शूटिंग हो? क्या वो नहीं चाहते मुंबई में रिलीज़ हो, महाराष्ट्र में रिलीज़ हो ये फ़िल्में? तो सवाल यही है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है? क्या कांग्रेस लोकतंत्र के साथ है या कांग्रेस परिवार तंत्र के साथ है? कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने सेक्शन 66 ए को लाया, उसको डिफेंड किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एंटी प्रेस बिल लाया था 1980 में बिहार में। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हर वक्त प्रेस का भी गला घोटने का भरपूर प्रयास किया था, एक्टिविस्ट को जेल भेजा था। आज वही चिदम्बरम जी जिनके सुपुत्र ने एक व्यक्ति को 66 ए में जेल भेजा था, वो आज डिसेंट की आवाज बात करते हैं। आज मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, चिदम्बरम जी क्या अब इस बात पर, नाना पटोले पर कोई स्टैंड लेंगे? क्योंकि खुद चिदम्बरम जी राज्यसभा से चुनकर आते हैं महाराष्ट्र से। तो अब सवाल ये है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी क्या नाना पटोले पर आप कार्रवाई करेंगे? क्या महाराष्ट्र में जो लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, कंगना रनौत से लेकर लता दीदी के ऊपर, लता दीदी से लेकर सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन पर, क्या उसके विरुद्ध आप बोलेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, जो कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले हैं, जो अपने आप को खान मार्केट लिबरल गैंग बताते हैं, जो बात-बात में पत्र लिख देते हैं, उनको जहाँ पर फैसिज्म दिखता है हर रोज, और जो लोग बोलते हैं कि बोलने की आजादी खत्म हो रही, क्या वो अब पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे से या कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से जवाब मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी के जीते जागते लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूं। मैंने क्योंकि कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष चुनाव से बना सकते हैं, चैन से नहीं या ताजपोशी से नहीं, तो मेरे साथ किस तरीके का रवैया किया गया। और वही कांग्रेस पार्टी जिसके खुद के पार्टी के भीतर लोकतंत्र स्थापित नहीं है, वो देश भर में लोकतंत्र का डंका बजाती है। जो खुद कांग्रेस पार्टी अपने संविधान से नहीं चलती, वो देश भर में संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात करती है। जो वही कांग्रेस पार्टी जिसमें बोलने की आजादी G23 तक को नहीं है, गुलाम नबी आजाद ने आवाज बुलंद की तो उनको राज्यसभा से ही उनका टर्म खत्म होने पर उनको बाहर कर दिया। वही कांग्रेस पार्टी अब बोलने की आजादी पर लेक्चर देती है। जो कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी से लेकर तमाम चीजों को बैन करने का काम किया, आवाज दबाने का काम किया, और हर बार इमरजेंसी से लेकर बाकी चीजों से संवैधानिक अधिकारों का हनन किया, वो कांग्रेस पार्टी आज संविधान को बचाने की बात करती है। जिस कांग्रेस पार्टी में केवल एक परिवार की तानाशाही चलती है, वो मोदी को तानाशाह बोलती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग-अलग कैसे हैं, ये आज आपके सामने एक बार फिर से साबित हो गया। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बड़ी उदारवादी प्रस्तुत करती है, संविधान के साथ प्रस्तुत करती है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी प्रस्तुत करती है, उनका पर्दाफाश आनंद रंगनाथन ने अपने ट्विटर पर किया है। उन्होंने 280 ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया हो, या किसी चीज पर उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उन पर कार्रवाई की हो। तो ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि मोदी फैसिस्ट है और 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, वो लोग अब महाराष्ट्र के विषय में और खासकर कांग्रेस पार्टी के इस रवैये के विषय में क्या बोलेंगे? इसके जवाब के लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।